नेक्स्ट सेक्शन जो कि आपका टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 4. Each groups can deal with one topic. Present the views of your groups to the whole class. अब ये जो एक्टिविटी है ये आप लोगों को करना है स्टूडेंट्स, और ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आपको ग्रुप बनाना है और सारे ग्रुप में आप लोग 4 लोग रहेंगे और सभी ग्रुप को एक टॉपिक दिया जाएगा. ओके, देन उसको क्या करना है, उस टॉपिक को पूरे क्लास में, होल क्लास में आपको प्रेजेंट करना है. मीन्स आपको अब उस दिए गए टॉपिक को एक्सप्लेन करना है. ओके, अब इसके क्वेश्चन आंसर तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं, बट आप ये ज़रूर अपने क्लास में करिएगा. देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम. द रीडर सिंपैथी इज विद द पैडलर राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी. वाई इज दिस सो? इज द सिंपैथी जस्टिफाइड? जो रीडर्स मीन्स अब आ गए हम लोग इस क्वेश्चन में, हम पाठक लोग, हम रीडर्स लोग, तो हमसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि इस कहानी की शुरुआत में हमारा जो सहानुभूति था, हमारी जो सिंपैथी थी पैडलर को ले करके. ओके, अब हमारा सिंपैथी क्यों कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग में आप लोगों को याद होगा तो हमने पैडलर के बारे में पढ़ा कि बेचारा इतना पुअर था, गरीब था और पूरे दिन रैट ट्रैप सेलिंग कर रहा है. लोग उसके साथ अच्छे भी नहीं हैं, नेचर में जहाँ भी जाता है लोग उसको भगा देते हैं. तो हमको थोड़ा सिंपैथी आ रहा था ना, इसलिए हमसे पूछा जा रहा है कि कहानी की शुरुआत में जो रीडर सिंपैथी था पैडलर को लेकर के, क्या वो सही है और क्या ये सिंपैथी है इसको जस्टिफाइड करती है? तो देखते हैं इसका आंसर हम. द पैडलर हैज़ बिन द विक्टिम ऑफ पुअर्टी. ही वॉज अ पुअर मैन who went around selling small rat traps from the material he got by begging in the stores or at the big farms. जो पैडलर था वो बोल सकते हैं गरीबी कमा रहा था. उस पुअर्टी उसके लिए बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था और वो क्या करता था, तो वो छोटे छोटे स्मॉल रेड ट्रैप्स, चूहेदानी, ओके, छोटे छोटे स्मॉल रेड ट्रैप्स बनाता था. वो भी किन चीज़ों से बनाता था, जिसको वो भीख मांग के लाता था, बैगिंग करके लाता था, कुछ दुकानों से, कुछ फार्म से, और बोल सकते हैं चोरी भी हमने पढ़ा था. तो जो थीफ करता था वो चोरी और भीख मांग के जो सामान उसको मिल जाता था स्टोर और फार्म से, तो उन्हीं मटेरियल का यूज़ करके वो रेड ट्रैप बनाता था और उस रेड ट्रैप को वो सेल किया करता था. His business didn't do well, so he has to beg and resort to petty thievery to keep body and soul together. लेकिन जो उसका बिजनेस था, उसका ये जो व्यवसाय था वो अच्छा नहीं चल रहा था, इसके वजह से उसको चोरी करनी पड़ती थी ताकि वो अपने बॉडी और साउल को, मीन्स अपने शरीर को और अपने आत्मा दोनों को क्या कर सके, स्वस्थ रख सके. His life was sad and monotonous. The readers definitely sympathize with the peddler because he was the outcome of the circumstances he lived in and not basically a wicked person. तो उसका जो लाइफ था वो बहुत ज़्यादा उदास था और बोल सकते हैं उसमें बहुत सारी परेशानी थी. तो जो रीडर्स का मीन्स हम पाठकों का सहानुभूति होना जाहिर सी बात है, क्योंकि पैडलर का सिचुएशन ही ऐसा था, उसके जितने भी सर्कमस्टेंसेस, जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी. His honesty came to fore when he returned the stolen money and left the manor house empty-handed. और उसकी ईमानदारी वहाँ पे सिद्ध होती है जब वो मैनर हाउस से जा रहा था तो उसने चोरी के पैसे छोड़ दिए थे और वो वहाँ से खाली हाथ गया था. ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2. The story also focuses on human loneliness and the need to bond with others. ये जो कहानी हमने यहाँ पे रीड की, जो स्टोरी हमने पढ़ी है, उसमें हमको ये भी बताया गया है ह्यूमन लोनलीनेस मीन्स मानव का जो, मनुष्यों का जो अकेलापन होता है उसके बारे में. साथ ही साथ और हम जो लोग अकेले होते हैं उनको दूसरे की बॉन्ड की, मीन्स दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है. इस पर भी इस स्टोरी ने क्या किया है, फोकस किया है. तो देखते हैं इसका आंसर हम. All the characters in the story lead a lonely life and are in need to bond with others. इस स्टोरी में हमने जितने भी कैरेक्टर पढ़े हैं, मीन्स इस कहानी में जो भी पात्र हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं वो सब लोग लोनली हैं, अकेले हैं और सबको दूसरों के साथ की ज़रूरत थी. यस, एग्जैक्टली हमने ये पढ़ा है. The peddler leads a life of a vagabond,
sad and monotonous. He learns to look at life through a philosopher's eye and conceptualizes the world to be a big rat trap. सबसे पहले हमने उस पैडलर के बारे में पढ़ा कि वो कैसा ज़िंदगी जी रहा था, एक वैगाबॉन्ड मीन्स जो आवारे लोग होते हैं, जिनका घर नहीं होता है, जिनके साथ कोई होता नहीं है, फैमिली नहीं होता, तो इस तरीके से वो बिल्कुल अकेला था, उदास था बोल सकते हैं। और वो क्या करता था, एक फ़िलोसोफ़र की दृष्टि से, एक फ़िलोसोफ़र की आई से वो सोचता था कि ये जो पूरी की पूरी दुनिया है वो एक रैट ट्रैप है। He is seeking shelter at the Crofter house during the night. His stay at the manor house and his brief association with Adela are examples of human loneliness, craving for the need to bond with others. अब इसके आगे ये तो हमने पैडलर का देख लिया। उसके बाद जब पैडलर ने क्रॉफ्टर के हाउस में शेल्टर मांगा था, आश्रय मांगा था रात पे, तो क्रॉफ्टर ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। देन उसके बाद हम देखते हैं कि मैनर हाउस में जो कि एडला ने उसको रहने के लिए कहा था उसके घर में, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा उदाहरण है इस चैप्टर में ह्यूमन लोनलीनेस का, कि सारे जो कैरेक्टर थे वो सब अकेले थे और वो दूसरों के साथ रहना चाहते थे। Crofter as well led a lonely life without his family and is elated to receive an unexpected guest, the peddler, in the middle of the night in his humble cottage. He plays a perfect host to the guest and is happy that he has someone to talk to. अब बात करें हम क्रॉफ्टर की, तो जो क्रॉफ्टर था वो अपने फैमिली के साथ नहीं रहता था, वो बिल्कुल अकेले रहता था, लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी एक ऐसे मेहमान भी उनको मिल जाएंगे। मीन्स वो पैडलर उनके घर चले जाता है, आधी रात को वो उनके घर चले जाता है, उनकी झोपड़ी पे, तो वो उनको अंदर भी बुला लेते हैं और वो खुश होते हैं क्रॉफ्टर इस बात से कि अब उनको बात करने वाला तो कोई मिल गया है। The Iron Master too, in order to overcome his loneliness, wants to take the peddler home when he seeks refuge at his forge. Since he has no accompaniment to celebrate Christmas except his daughter Adela, he thinks having a guest around Christmas in the house will not be able a good idea. Sorry. बैड आइडिया। ओके, अब इसके बाद हम देखें कि आयरन मास्टर जो थे, तो आयरन मास्टर भी क्या थे, वो इस लोनलीनेस मीन्स अकेलेपन में ही थे। जब वो पैडलर को अपने घर में लेके जाते हैं, भले ही वो उनको गलती से लेके जाते हैं, लेकिन लेके जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अब उनको कोई साथी मिल गया है जिसके साथ वो अपना क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ आयरन मास्टर उनकी बेटी थे। तो वो खुश हो जाते हैं कि अब उनको एक कॉम्पिनीमेंट मिल गया, एक साथी मिल गया क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो उनको क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए ले जाते हैं एज अ गेस्ट, और वो कहते हैं कि साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करना ये कोई बुरा विचार नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जितने भी कैरेक्टर थे, चाहे वो वैगेबॉन्ड का कैरेक्टर हो, उस क्रॉफ्टर का कैरेक्टर हो, चाहे आयरन मास्टर का कैरेक्टर हो, चाहे एडला का कैरेक्टर हो, तो कहीं ना कहीं इस स्टोरी में सारे कैरेक्टर्स क्या थे, ह्यूमन लोनलीनेस को सर्वाइव कर रहे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, हैव यू नोन हियर ऑफ एन एपिसोड वेयर अ गुड डीड और एन एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज चेंज अ पर्सन्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड। क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है, सुना है या फिर देखा है कि अच्छे कर्म, या फिर बोल सकते हैं कि जो दया भाव रखते हैं, ऐसा कार्य करते हैं, जो अच्छे काम होते हैं, वो लोगों के व्यवहार को ही बदल देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, या आप लोग कभी ऐसे लोगों से मिले हैं क्या जो अच्छे कर्मों की वजह से जो खुद को बदल दिए हों? देखते हैं इसका आंसर हम। द स्टोरी ऑफ Angulimal and Gautam Buddha conveys that a good deed or an act of kindness has changed a person's view of the world. आपको याद होगा एक स्टोरी है, एक कहानी है अंगुलीमल एंड गौतम बुद्ध का, ठीक है। वो कहानी से हमको पता चलता है कि जो अच्छे काम होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों के नज़रिए को बदल देते हैं। इस दुनिया को देखने का जो लोगों का नज़रिया होता है वो क्या करता है, अच्छे जो कार्य होते हैं लोगों के नज़रिए को वो बदल देते हैं। तो अगर आपने ये स्टोरी नहीं देखा होगा तो एक बार ज़रूर देखिए या फिर वो स्टोरी पढ़िएगा। इस स्टोरी से हमको ये एग्जैक्टली पता चलता है कि जितने भी जो गुड वर्क होते हैं, जो गुड डीड्स होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, वो लोगों के नज़रिए को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द स्टोरी इज़ बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल। ओके, जो ये स्टोरी है वो दोनों है, एंटरटेनिंग भी और फिलोसॉफिकल भी है।
तो देखते हैं इसका आंसर हम। द स्टोरी इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल इन द सेंस दैट द पेडलर कंसिडर्स द वर्ल्ड एज अ बिग रेड ट्रैप एंड दैट इट एग्जिस्ट ओनली फॉर वन पर्पज दैट इज सेड बैड फॉर पीपल। यस, ये जो स्टोरी है वो एंटरटेनिंग भी है, फिलोसॉफिकल भी है, क्योंकि जो वो पेडलर था वो कंसिडर करता है इस दुनिया को, ऐसा मानता है कि ये दुनिया एक बहुत ही बड़ा रेड ट्रैप है, और अगर वो कोई एक बार भी अगर उस लालच में फंस जाता है मीन्स हो गया उसका काम। Not only that, he thinks that he and the people around him are rats who are prone to fall into the rat traps every now and then, not being able to resist the bat in the form of worldly riches, shelter, food and clothing set before them. और ये सिर्फ इतना ही नहीं सोचता था, साथ में वो ये भी सोचता था कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या है, रैट है, चूहे हैं। मीन्स वो हमको भी चूहा बोल रहे हैं। ओके, मीन्स इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे के सारे रैट्स है, चूहे हैं, क्योंकि वो कभी ना कभी उस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। और वो रैट ट्रैप जो होता है वो हमको किस चीज़ का बैट देता है, किस चीज़ का लालच देता है, तो यस, हमको वो अमीरी का लालच देता है, आश्रय का, खाने का और अच्छे अच्छे कपड़ों का। तो ये जो लालच होता है इसके वजह से हम क्या करते हैं, उस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। Most amusingly, he himself dances to the tunes of such bats and gets closed into the rat traps again and again. और क्या हुआ कि जो वो पेडलर था वो खुद क्या हुआ, बार बार उस लालच में फंसते गया और बार बार उस रैट ट्रैप में जा कर के वो फंस जाता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंटरटेनिंग भी था और फिलोसॉफिकल भी था। अब नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं वर्किंग विथ वर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, The man selling rat trap is referred to by many terms such as peddler, stranger, etc. Pick out all such references to him. What does each of these labels indicate of the context or the attitude of the people around him? ओके, अब ये हमारे काम का क्वेश्चन आया, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग खुद बार बार कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि मैम कभी पेडलर बोल रही है, कभी वेगाबॉन्ड बोल रही है, कभी वो स्ट्रेंजर। तो उसमें हम क्या करें, एक्चुअल में स्टोरी में ही तो लिखा हुआ है, बार बार उस बेचारे को कभी कुछ और बोल दिए रहे हैं, कभी कुछ और बोल दे रहे हैं। तब ये हमारे काम का क्वेश्चन आया है, जिसमें हमको ये बताया गया है कि जो ये मैन रैट ट्रैप बेच रहा है, ओके, वो एक्चुअल में उसके बहुत सारे नाम हैं। कभी उसको हम पेडलर बोल दे रहे हैं, कभी स्ट्रेंजर बोल रहे हैं, तो और भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टोरी में जितने भी ऐसे नाम हैं ना उस स्ट्रेंजर के, उसके नाम को हमको पिकअप करना है। मीन्स अब हमको उसके नाम का आंसर लिखना है, हमको बताना है कि वो जो नाम है उसको क्यों लिया गया और उसको पेडलर बोला गया, वेगाबॉन्ड बोला गया, तो क्यों बोला गया। तो देखते हैं इसका आंसर हम। द अदर रेफरेंसेस टू द पेडलर वर, जो पेडलर का दूसरा रेफरेंस था, मतलब जो और भी नाम थे उसके, वो क्या क्या थे, वेगाबॉन्ड थे, इंट्रूडर थे, आपको याद होगा इंट्रूडर, ट्रैम्प भी थे, और बेचारे को तो रेगा मफिन भी कहा गया था। Each of these terms shows that people around him neither respected him nor treated him with care. Except Adela, everybody formed a negative opinion of him. और ये सारा क्यों था, ये सारा हमको क्या शो करता है कि जितने भी उसके आसपास के लोग थे उनको कभी वो सम्मान नहीं देते थे, ना ही उनसे अच्छे से कभी पेश आया करते थे, सिवाय एडला को छोड़ करके, क्योंकि एडला ये सारे नेगेटिव ओपिनियन से काफ़ी दूर थी। वो उस पेडलर को, उस वेगेबॉन्ड को, उस इंट्रूडर को, उस ट्रैम को, उस रेगामफिन के साथ बहुत ही अच्छी थी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यू कैम अक्रॉस द वर्ड्स प्लॉट, ट्रथ, स्टैगर इन द स्टोरी। दिस वर्ड्स इंडिकेट मूवमेंट accompanied by weariness. Find 5 other such words with a similar meaning. हमने वर्ड्स पढ़े हैं प्लॉट, स्ट्रज, स्ट्रेजर इस स्टोरी में, और ये हमको क्या बताता है, मूवमेंट बताता है, जो हलचल होती है वो बताता है। ठीक है, अब हमको इसी तरीके से 5 वर्ड्स और लिखने हैं, तो ये आंसर देखते हैं हम। आंसर इज, फर्स्ट वर्ड इज ड्रैग, वॉबल, लीम, लंबर एंड स्टम्बल। ये 5 वर्ड ऐसे हैं जिस इस स्टोरी में मूवमेंट को बताते हैं। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है सेक्शन नोटिसिंग फॉर्म का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ही मेट दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। ओके,
इसमें आपको क्या को नोटिस करना है, तो आप अपने बुक में देखिए नीचे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जानना है कि एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आप स्पोकन इंग्लिश के प्रोनाउन वाले सेक्शन में प्रोनाउन एंड इट्स काइंड को जाइए और उसको अच्छे से स्टडी करिए, ताकि आपको क्लियर होगा कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो हमको इस नोटिसिंग फॉर्म में आप अपने बुक में रीड कर सकते हैं कि हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही हमको नोटिस करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स हियर हिमसेल्फ, ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, उसने खुद को ऑड मोमेंट्स में क्या किया है, फंसा लिया है। देखिए इसका आंसर, ही हैड कम देयर नॉट टू टॉक अबाउट बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो वहाँ पे बात करने नहीं गया था, वो सिर्फ खुद को वार्म मीन्स गर्मी देने गया था, बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ विंटर था, और वो वहाँ पे सोने के लिए गया था। तो ये उसके लिए ऑड मोमेंट था, क्योंकि वो वहाँ तो बात नहीं करना चाहता था, बस वो वहाँ पे ठहरना चाहता था। नेक्स्ट है ही रेज्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ अगेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आंसर इज देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई एल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। ओके, वो जो आयरन मास्टर रहता है वो कहता है कि मेरी और मेरी बेटी की सिवाय हमारे घर में कोई भी नहीं है। नेक्स्ट इज ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बैट एंड हैड बिन कॉट, वो उस बैट से उस लालच में क्या हो गया था, खुद को वो फंसा लिया था और उस जाल में उस लालच की वजह से वो फंस गया था। द स्ट्रेंजर स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, जो स्ट्रेंजर था मीन्स वो पेडलर, वो क्या किया था, फ्लोर पे जा कर के लेट गया था। अब हम लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही, हिमसेल्फ को ही नोटिस करना है हमको। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अ डे में कम व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, नोटिस द वे इन विच दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैव बीन यूज्ड, प्रोनाउन प्लस सेल्फ। मैंने अभी बताया आपको कि हमको इसमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी बस नोटिस करना है। जैसे कि फोर्थ सेंटेंस में भी देखिए आप, योरसेल्फ, ये जो योरसेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अ डे में कम व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, वो किसने कहा था, ये पेडलर ने कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप खुद को एक रेड ट्रैप में, एक जाल में फंसा लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बिग पीस ऑफ पोर्क होगा, मीन्स एक लालच होगा। In 1 and 4, the reflexive pronoun himself and yourself are used to convey emphasize। अब यहाँ पे 1 and 4 किसको बोला जा रहा है, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है। फर्स्ट तो ये himself, ओके, और सेकंड फोर्थ नंबर का योरसेल्फ। ये क्वेश्चन सेंटेंस फर्स्ट एंड 4 में हमने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ एंड योरसेल्फ पढ़ा है, वो किसके लिए यूज़ किया गया है, एम्फेसाइज के लिए, मतलब किसी भी बात को जोर देना, जब जोर ज़बरदस्ती से कुछ चीज़ कराना या फिर फोर्स करना, मीन्स उसको हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो ये दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ उस सेंटेंस में एज अ एम्फेसाइज मीन्स जोर देने के लिए किया गया है। In second and third, the reflexive pronoun is used in place of personal pronoun to signal that it refers to the same subject in the sentence। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हियर हिमसेल्फ, सेकेंड सेंटेंस में देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। एंड थर्ड सेंटेंस में ऑल्सो, शिट, ओके, सेकेंड में हमने देखा हिमसेल्फ, थर्ड में भी हिमसेल्फ है। तो ये जो सेंटेंस सेकेंड एंड थर्ड का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, तो वो पर्सनल प्रोनाउन के प्लेस पे यूज़ हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे अब ये पर्सनल प्रोनाउन कहाँ से आ गया, तो आप प्रोनाउन पढ़ लीजिए आपके स्पोकन इंग्लिश के क्लास में जाके, तो आपको ये क्वेश्चन शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपका प्रोनाउन क्लियर रहेगा। ओके, तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो ये सेकेंड एंड थर्ड में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन के प्लेस पे यूज़ हुए हैं, जो कि हमको क्या बता रहे हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट को, सेम सब्जेक्ट को। ओके, पिक आउट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रॉम द स्टोरी एंड नोटिस हाउ दे आर यूज्ड। अब हमको ये कहा जा रहा है कि इस स्टोरी में कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, कुछ और भी सेंटेंसेस हैं जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, और हमको उसी सेंटेंस को क्या करना है, पिक आउट करना है। तो इसका आंसर है ही लाव्ड एट हिमसेल्फ। देख सकते हैं हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। तो एक एग्जांपल ये है। सेकंड एग्जांपल अगर आप देखें तो सी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
अ डे वुड कम व्हेन यू योर सेल्फ मे वॉन्ट। यहाँ पे ये भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो हमने इस चैप्टर से लिए हैं। अब देखिए, इन द सेंटेंस 1 and 4 द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन टू सिग्नल दैट दे रिफर टू द सेम सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किए हैं। ओके, यहाँ पे वेयर इट इज ओके सेम। ओके, and in the sentence 5 and 6 the reflexive pronoun himself and yourself are used to convey emphasize। अब यहाँ पे जो हमने अभी आंसर लिखा है ना 5 and 6, 4 में आप ये वाला लीजिएगा। ओके, 5 and 6 जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है himself reflexive pronoun, yourself reflexive pronoun, तो वो कैसे यूज़ हुआ है एज अ emphasizing, मतलब वो सेंटेंस पे जोर दे रहा है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखिए, thinking about language, and the question number first is notice the words in bold in the following sentence। नीचे जो सेंटेंस में बोल्ड वर्ड्स में आपके बुक में बोल्ड वर्ड्स में होंगे, यहाँ पे जो हाईलाइटेड हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं मैंने, वो वर्ड्स को हमको देखना है और थिंक करना है, नोटिस करना है। क्या नोटिस करना है अब देखते हैं हम। द फायर बॉय shoveled charcoal into the mouth of the furnace with a great deal of clatter। This is a phrase that is used in the specific context of an iron plant। अब ये जो सेंटेंस से हमने इस चैप्टर में रीड किया हुआ है और इस सेंटेंस का मीनिंग समझ लेते हैं पहले तो। जो वो फायर बॉय था, मीन्स जो वो लड़का था, वो क्या कर रहा था, चारकोल को, कोयले को क्या कर रहा था, फर्नेस के मुँह पे, मीन्स फर्नेस के मुंह पे क्या कर रहा था, वो डाल रहा था। और ये जो सेंटेंस है वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज़ हुआ है, मीन्स आयरन प्लांट के लिए, मीन्स एक काम हो रहा है ना, वो एक वर्क हो रहा है, तो ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हुआ। हमको क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पिक आउट अदर सच फ्रेजेस एंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट आर पिक्यूलर टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ आयरन वर्क। अब हमको आयरन वर्क से, ठीक है, मीन्स वो जो हमने फर्नेस के बारे में पढ़ा है ना एग्जैक्टली, तो आयरन वर्क लोहे का जो काम होता है उसमें से हमको क्या करना है, कुछ सेंटेंस को पिक आउट करना है, कुछ सेंटेंस को हमको ढूंढना है इस कहानी से और हमको लिखना है जो कि आयरन वर्क से रिलेटेड होगा। तो देख सकते हैं इसका आंसर हम, दोज वर द हमर स्ट्रोक्स फ्रॉम द आयरन मिल्क, इट्स अ हैमर स्ट्रोक्स, जो हथौड़े की ठोकने की आवाज़ होती है आयरन मिल से, वो एक सेंटेंस है आपका। वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बिन पुट इन द फायर, और वो पिग आयरन के लिए मीन्स रॉ आयरन, पिग आयरन मीन्स रॉ आयरन, मैंने आपको बताया था कि वो क्या कर रहे थे, पिग आयरन के लिए रॉ आयरन का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो क्या कर सके, उस लोहे को आग में डाल सकें। द बिग बैलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग चारकोल क्रैक, जो बिग बैलोज होता है, मैंने जो बताया था कि जो रहता है जिसको पुश करते हैं, जिससे हवा आता है, तो जिसके वजह से क्या होता है, वो आग में जो आग लगे रहता है उसमें वो आग ज़्यादा तेज़ी से जलता है और उसमें जो चारकोल रहते हैं वो टूटने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। एंड द आयरन एंड द चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और जो वहाँ लोहा था, जो कोयला था, वो सारा उस फर्नेस में क्या हो रहा था, ग्लो कर रहा था, मीन्स जल रहा था, जिसके वजह से शाइनिंग आ रही थी। तो ये कुछ सेंटेंस है स्टूडेंट्स जो कि इस स्टोरी में हमने ऑलरेडी रीड किए हुए थे, आपको याद आ गया होगा इसको पढ़ने के बाद। तो ये वो सेंटेंस है जो आयरन वर्क से रिलेटेड है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम, जोलीस इज़ अ कार्ड गेम ऑफ स्वीडन। स्वीडन का जो कार्ड गेम है, जो हम लोग ताश बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, उसको क्या बोला जाता है, जोलीस बोला जाता है। नेम अ फ्यू इंडोर गेम्स प्लेड इन योर रीजन, चोपर कुड बी एन एग्जाम्पल। और आपके रीजन में, मीन्स आपके कंट्री में, आपके एरिया में जितने भी जो इंडोर गेम्स खेले जाते हैं उसके हमको कुछ नेम्स लिखने हैं, उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है चोपर। ओके, तो हमारे रीजन में, हमारे एरिया में तो भाई हम टेबल टेनिस, कैरम, लूडो, चेस, ये सारे गेम्स खेलते हैं। आप कुछ और भी गेम खेलते होंगे तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। अ फ्यू इंडोर गेम्स प्लेड इन आवर रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्रॉफ्टर इज अ पर्सन हु रेंट्स और ओन्स अ स्मॉल फार्म स्पेशली इन स्कॉटलैंड। क्रॉफ्टर जो होते हैं वो ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, खास करके स्कॉटलैंड पे रेंट मीन्स किराए पे लेते हैं या फिर खुद का फार्म रहता है उनका, फार्म। Think of other uncommon terms for a small farmer including those in your language। अब हमको बताना है कि जो स्मॉल फार्मर होते हैं उसको हम अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए,
किसान इज़ द टर्म फॉर पर्सन हु ओन्स अ स्मॉल फार्म एंड वर्क ऑन इट हिमसेल्फ। हमारे लैंग्वेज में हम फार्मर को क्या कहते हैं? किसान कहते हैं, जो कि ऐसे पर्सन होते हैं जिनका खुद का छोटा छोटा फार्म होता है और वो उसी फार्म में खुद ही काम करते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और सारी क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।